राजकीय महाविद्यालय झालावाड़ के बीए प्रथम वर्ष के इतिहास के विद्यार्थियों का स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि किस तरह से फ्रांस में व्याप्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्थाओं ने एक क्रांति को जन्म दिया था। इस क्रांति ने हालांकि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा दिया था, या यूँ कहें कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के मूल्य आधुनिक युग में फ्रांस की क्रांति से निकले थे, लेकिन इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ फ्रांस के लोगों को देनी पड़ी थी। हमने पढ़ा था कि किस तरह से क्रांति के चलते चलते अराजकता, गृह युद्ध और आतंक के राज्य की स्थिति भी फ्रांस में पैदा हुई थी और फ्रांस को लगातार पश्चिमी देशों के युद्धों का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद फ्रांस की क्रांति फ्रांस ही नहीं, विश्व के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कई मायनों में आगे आने वाली दुनिया के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी। इसलिए अब हम फ्रांस की क्रांति की विभिन्न घटनाओं को समझने के बाद, जानने के बाद यह समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रांस की क्रांति का फ्रांस और दुनिया के लिए क्या महत्व था और इसके कौन कौन से परिणाम थे जो बहुत प्रभावशाली हुए। इस दृष्टि से यदि हम फ्रांस की क्रांति का आकलन करें तो सबसे महत्वपूर्ण और पहला परिणाम जो सामने आता है वह है सामंतवादी पुरातन व्यवस्था का अंत। हम जानते हैं कि फ्रांस का समाज जिन महत्वपूर्ण वर्गों में बंटा हुआ था उसमें एक वर्ग सामंती वर्ग का था, जो बहुत प्रभावशाली, बहुत विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था और इस वर्ग का जीवन यापन कई दूसरे लोगों के शोषण पर आधारित था। फ्रांस में असमानता की जड़ भी इसी सामंतवादी व्यवस्था को कहा जा सकता है। लेकिन फ्रांस की क्रांति ने एक ही झटके में हमने देखा कि फ्रांस में सामंतवाद को समाप्त कर दिया, उसकी घोषणा कर दी और इसी घोषणा से घबराकर कई सामंत फ्रांस से पलायन भी कर गए थे, जिसने फ्रांस की क्रांति को एक नया मोड़ दिया था। तो पुरातन व्यवस्था का अंत फ्रांस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम था, जिसने फ्रांसीसी समाज में समानता का मार्ग प्रशस्त किया था। फ्रांस की क्रांति का एक और दूसरा जो परिणाम है जिसमें उसका महत्व भी शामिल है वह है जनप्रभुता का सिद्धांत। हमने देखा था कि किस तरह से फ्रांस की क्रांति को प्रेरणा देने में फ्रांस के साहित्यकारों और ख़ास तौर से रूसो का जो सिद्धांत था, जनप्रभुता का सिद्धांत, वह बहुत प्रभावकारी था। रूसो ने इसमें कहा था कि जो राज्य की असली ताकत है, शक्ति है, वह जनता में निहित होनी चाहिए, न कि किसी वर्ग या राजा में। तो फ्रांस की क्रांति ने इस सिद्धांत को, जो रूसो का सिद्धांत था, जो कल्पना में था, उसको क्रियान्वित करके दिखाया और फ्रांस के क्रांति के दौरान बनाए गए 3 संविधान इस बात का प्रमाण है कि फ्रांस की क्रांति ने जनप्रभुता के सिद्धांत को अपनाकर राज्य की जो शक्ति है वह आम जन को सौंपकर एक नया मार्ग प्रशस्त किया। राजनीति के क्षेत्र में, राजनयिक के सिद्धांत के क्षेत्र में यह ऐसा मार्ग था, ऐसा सिद्धांत था जनप्रभुता का, जो आगे चलकर दुनिया को लोकतंत्र की ओर लेकर गया। फ्रांस की क्रांति का एक और महत्वपूर्ण कारण है राष्ट्रीयता की भावना का उत्कर्ष और उसका और मजबूत होना। जेई स्वेन ने कहा था कि अपने आधुनिक स्वरूप में गतिमान जो ये राष्ट्रवाद है वह फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न हुआ था।
और बास्टील के पतन जो 14 जुलाई 1789 को हुआ था, बास्टील के पतन ने फ्रांस को उसका महान राष्ट्रीय उत्सव प्रदान किया। अर्थात बास्टील जेल का जो पतन है, जिस पर जनता ने अधिकार कर लिया था, वह राष्ट्रवाद का प्रतीक था। और फ्रांस की जनता ने जिस तरह से इस क्रांति को अंजाम दिया, उसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रवाद एक सशक्त, एक मजबूत भावना बनकर अपने देश के उत्थान से संबंधित जो भावना थी वह बनकर उभरा। और इस दृष्टि से फ्रांस की क्रांति राष्ट्रवाद की भावना को आगे ले जाने में एक महत्वपूर्ण पहलू, आयाम या हम कहें कि पड़ाव साबित हुई। एक और मायने में फ्रांस की क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है और वह है धर्मनिरपेक्षता का आविर्भाव। हमने अमेरिका की क्रांति पढ़ते वक्त देखा था कि किस तरह से अमेरिकी उपनिवेशों ने क्रांति के बाद जब वे एक राष्ट्र के रूप में, संयुक्त राष्ट्र के रूप में संगठित हुए थे, तो उन्होंने भी धर्मनिरपेक्षता को अपनाया था। लेकिन फ्रांस ने उससे और आगे बढ़कर चर्च की संपत्ति का अधिग्रहण किया। और वैसे लोकतंत्र की दृष्टि से आतंक का राज्य एक खतरनाक दौर था फ्रांस के इतिहास में। लेकिन इसी दौर में रोबिस्पियरे ने रिलीजन ऑफ रीजन की बात की, यानी कि तर्क ही धर्म है, तर्क का धर्म। तो ये जो तर्क का धर्म था, चर्च की संपत्ति का अधिग्रहण था, या विईसाईकरण की प्रक्रिया जो थी, इन सब प्रक्रियाओं ने और कन्वेंशन ने जो ये बात कही थी कि धर्म निजी आस्था का विषय है, सार्वजनिक आस्था का नहीं। तो ये जो परिवर्तन और जो विकास फ्रांस की क्रांति के दौरान धर्म को लेकर हुआ, उस सब ने धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना को, सिद्धांत को बहुत बढ़ावा दिया। और ये जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत था, यह इस बात की पैरवी करता था कि धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। धर्म एक निजी विषय है जो आदमी की आस्था से संबंधित है और ये निजी विषय तक ही सीमित होना चाहिए। इस तरह से लोकतंत्र की ओर बढ़ने के लिए धर्मनिरपेक्षता की जो अवधारणा थी, उसे फ्रांस की क्रांति ने आगे बढ़ाया। फ्रांस की क्रांति क्योंकि लोकतंत्र की बात करती थी, और लोकतंत्र, लोक प्रभु सत्ता लोक पर आधारित है, यानी कि सामान्य व्यक्ति पर, जो राज्य का सामान्य नागरिक है उस पर आधारित है। इस दृष्टि से फ्रांस की क्रांति ने पुनर्जागरण के बाद एक बार फिर इस बात को दोहराया कि सामाजिक उत्थान के लिए, बेहतर समाज के निर्माण के लिए व्यक्ति की महत्ता को स्वीकार किया जाना चाहिए। अर्थात फ्रांस की क्रांति का एक महत्व इस तथ्य में निहित है कि उसने पुनर्जागरण से चली आ रही मानववाद की अवधारणा को मजबूत किया, पुख्ता किया, और इस बात की पुष्टि की कि हमारे जो भी विकास हैं, जो भी संस्थाएं हैं, हम जिस भी दिशा में बढ़े, उसमें व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति के महत्व को स्वीकार किया जाना चाहिए। फ्रांस की क्रांति का एक अन्य और हम कहें कि अंतिम महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि इसने एक विश्वजनीन और सर्वकालिक नारे को जन्म दिया, और वह नारा था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा। स्वतंत्रता यानी कि व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते जो अधिकार चाहिए, जो स्वतंत्रताएं चाहिए, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता है, वे तमाम तरह की स्वतंत्रताएं उसे मिलनी चाहिए। समानता का अर्थ है कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच में किसी भी आधार पर कोई भेदभाव न हो, सारे व्यक्ति समान हों, सारे लोग समान हों। और भ्रातृत्व का अर्थ यह था कि सब भाईचारे से रहे। हालांकि यह एक पितृसत्तात्मक नारा था जिसमें बहनें शामिल दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन फिर भी उस दौर के हिसाब से, उस युग के अनुरूप भ्रातृत्व का नारा भी एक महत्वपूर्ण नारा था, जो एक देश में रहने वाले लोगों में आपस में प्रेम से रहने की अपील करता था।
इस तरह से हम देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति जिन कारणों से उत्पन्न हुई थी, उन कारणों ने आगे चलकर फ्रांस में जो परिस्थितियां पैदा की और जिस तरह से लोगों ने राजतंत्र के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, धर्म की सत्ता के खिलाफ लगातार संघर्ष किया और इस संघर्ष के लिए बड़ी कीमत चुकाई, उसके परिणाम स्वरूप फ्रांस ही नहीं विश्व में आधुनिक युग में एक बड़ी क्रांति हुई, एक बड़ा विचार आया, एक नया संकल्प आया और एक नए दौर की शुरुआत करने में फ्रांस की क्रांति की निर्णायक भूमिका रही, जिसने लोकतंत्र की पैरवी की, धर्मनिरपेक्षता की पैरवी की और सबसे ज़्यादा इस बात की पैरवी की कि यदि शासन जनता के हितों की पैरवी नहीं करता, उन्हें नहीं बचाता, तो भले ही वह शासन स्वदेशी शासन हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का, विरोध करने का हक, शक्ति, ताकत और अधिकार जनता को होना चाहिए। इस तरह से फ्रांस की क्रांति से उपजे मूल्य और परिणाम केवल उस दौर में ही महत्वपूर्ण नहीं थे, प्रासंगिक नहीं थे, बल्कि आज भी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्रासंगिक हैं।